नमस्ते स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनली चैप्टर 9 बराबर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पार्ट 1। बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है। बुक 2 स्टार्ट हो रही है। बुक 2 आपने 9th में नहीं पढ़ा है, वो सारे चैप्टर्स आएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ब्रश अप योर सेल्फ। और बहुत ही इजी और कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल चैप्टर्स हैं सारे। ओके। अब सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। कोई भी सॉलिड होता है या तो वो इलास्टिक होगा या तो प्लास्टिक होगा। ठीक है। कैसे इलास्टिक और कैसे प्लास्टिक? प्लास्टिक तो मतलब आपकी जो प्लास्टिक बैग होती है उसकी बात नहीं चल रही है, दूसरी बात चल रही है। बाय रिजिड बॉडी वी जनरली मीन अ हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग अ डेफिनाइट शेप एंड साइज। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसका एक पर्टिकुलर शेप होगा और पर्टिकुलर साइज होगा। बराबर, डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट साइज। ये रिजिड बॉडी की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी आगे पढ़ी हुई। इन रियलिटी सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड। कोई भी सॉलिड बॉडी परफेक्ट रिजिड नहीं होता है। दे कैन बी स्ट्रेच्ड, कंप्रेस्ड एंड बेंट। स्ट्रेच मतलब खींचना, कंप्रेस मतलब दबाना, और बेंट भी कर सकते हो। मेरे पास ये पेन है बट मैं बेंट करके नहीं दिखाऊंगा। बेंट करके दिखाऊंगा तो मेरी पेन टूट जाएगी और लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो? किसी को भी स्ट्रेच कर सकते हो, किसी को भी कंप्रेस कर सकते हो, किसी को भी बेंड कर सकते हो। आपको पता है कि नियरली परफेक्ट रिजिड बॉडी जो हो वो डायमंड है, बट उसको अंडर प्रेशर आप उसको कंप्रेस और स्ट्रेच भी कर सकते हो। कितना? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बट हो तो सकता है। सो देयर इज नो परफेक्ट रिजिड बॉडी इन रियलिटी। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अ बॉडी में गेट डीफॉर्म्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज। डीफॉर्म्ड मतलब क्या? डीफॉर्म मतलब उसका जो ओरिजिनल फॉर्म था वो चेंज हो जाएगा। बट व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड some bodies tend to regain its original size and shape while the others do not show any such tendency। जैसे ही वो मान लो मैंने उसको खींचा, शेप चेंज हुआ, छोड़ दिया, बहुत सारी बॉडी ओरिजिनल शेप और साइज पे आ जाएंगी, वेरएस बहुत सारी बॉडीज ओरिजिनल शेप और साइज पे नहीं आएंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, च्युइंग गम खींचते हो, छोड़ दो तो वापस ओरिजिनल शेप पे नहीं आएगी। वेरएस मैं आपको एक एग्जांपल दूं, रबर बैंड खींचते हो, छोड़ दिया तो ओरिजिनल शेप में आ गया। तो दो अलग अलग एग्जांपल है। ओके। सो ये जो प्रॉपर्टी है कि भाई डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता है उसको रिमूव करने के बाद ओरिजिनल शेप पे आ जाना या नहीं आना, उसी से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी विच इज नाइदर फ्री टू मूव नॉट फ्री टू रोटेट। समझो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी आगे के चैप्टर्स में पढ़ा है कि फोर्स से क्या होता है? बॉडी का मूवमेंट होता है। समझ रहे हो बेटा? बॉडी का मूवमेंट होता है। हम यहाँ पे बॉडी का मूवमेंट नहीं कर रहे, मूवमेंट भी नहीं कर रहे, रोटेट भी नहीं कर रहे, बट क्या करना है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी आर फोर्स्ड टू अंडरगो द चेंज इन द रिलेटिव पोजीशन। सिर्फ क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना रिलेटिव पोजीशन चेंज करेंगे। रिलेटिव पोजीशन मतलब मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको ऐसे खींचूं और ये यहाँ पे चला गया तो इन सब के रिस्पेक्ट में इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, बस ऑब्जेक्ट तो वहीं का वहीं है। बराबर है, ये पूरा ऑब्जेक्ट यहीं पे। मैंने इसको क्या करा? मैंने इसको अभी यहाँ पे लेके गया, देखो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, सिर्फ उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स ने अपनी रिलेटिव पोजीशन क्या करी? चेंज करी। एज अ रिजल्ट द बॉडी में अंडरगो चेंज। तो इसके कारण बॉडी में क्या होगा? चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप। लेंथ भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, शेप भी चेंज हो सकता है, या सबके सब एक साथ चेंज हो सकते हैं, या दो चेंज होंगे, वो डिपेंड ऑन द बॉडी। अ फोर्स, ये उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, which changes the size or shape of a body is called deforming force। वो वाला फोर्स जिसके कारण कोई भी बॉडी हो उसका शेप और साइज चेंज हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। क्लियर हुआ? पक्का? कुछ भी प्रॉब्लम? पक्का? ठीक है। वो बेस्ट एग्जांपल मिली बॉल देखा है? अगर आपने उसको दबाया उसका शेप चेंज हो गया, मतलब उस पर क्या करे? वो मूवमेंट नहीं हो रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है। पर इस पत्थर लो, आप दबा रहे हो, चेंज नहीं हो रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ा बहुत उसका शेप चेंज होगा बट आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि परफेक्टली रिजिड बॉडी तो कोई नहीं है जिसका शेप और साइज फिक्स हो। इसका भी शेप और साइज तो चेंज हो गए। शायद आपका फोर्स कम पड़ रहा है, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो और भी हो सकता है।
सो इसी के बेस पे हम चार चीज पढ़ने वाले। पहला इलास्टिसिटी। इफ अ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अगर आपने वो जो फोर्स लगाया था उसको छोड़ दिया और वापस ओरिजिनल जगह पे आ गई, तो उस डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ दिया और वापस ओरिजिनल जगह पे आ गई, तो उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल, इफ यू स्ट्रेच अ रबर बैंड एंड रिलीज, इट स्नैप्स बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओके, हाँ, बट बहुत ज्यादा खींचते हैं तो तब नहीं आता है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं जिससे आपको एक बेसिक फंडा क्लियर हो। ठीक है, नो डाउट आप बहुत ज्यादा खींचोगे किसी चीज को, रबर को भी, तो बहुत बार ऐसा होता है ना, वो अपना शेप चेंज कर देता है, वो अपनी ओरिजिनल शेप या साइज पे नहीं आता है। तो ये नेक्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इफ अ बॉडी regains its original size and shape completely and immediately after the removal of deform completely मतलब जैसा है उसको फोर्स लगाने के बाद वापस वैसा आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। पर इस रबर को आप खींच के वापस लेके आओगे तो माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोमीटर लेवल पे भी उसका साइज चेंज होगा, माइक्रोमीटर भी चेंज होगा ही, गारंटी में बोल रहा हूँ। इसलिए तो रबर जो है बहुत खींचने के बाद उसकी इलास्टिसिटी गायब हो जाती है, फिर आप खींचते हो तो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे नहीं आता है। बट जो बॉडी वापस इमीडिएटली का मतलब ऑन द स्पॉट वापस अपनी जगह पे आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इट इज सेड टू बी अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। प्रैक्टिकली ऐसा कोई हो नहीं होता, बट नियरेस्ट परफेक्ट इलास्टिक बॉडी अब तक जो अवेलेबल है वो है क्वार्ट्ज फाइबर। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज प्लास्टिसिटी। Now, if a body does not regain its original size and shape even after the removal of deforming force, अगर उसने ओरिजिनल साइज और शेप पे आ गया आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वो इलास्टिसिटी हुआ। और अगर नहीं आया तो प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब इलास्टिसिटी से बिल्कुल ऑपोजिट। तो उस बॉडी को हम प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे और उस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, च्युइंग गम, अगर उसको खींच कर रिलीज कर देंगे, वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज पे नहीं आएगा। और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कौन सा? थोड़ा अपनी साइज, देखो च्युइंगम को आप खींच के छोड़ दोगे तो वहीं पे नहीं रहेगा, थोड़ा अंदर जाएगा। मान लो इतनी च्युइंगम है, इतना खींच के छोड़ दिया तो थोड़ा अंदर जाएगा, बट वापस अपनी जगह पे तो नहीं आएगा। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या है? जो अपनी जगह पे थोड़ा सा भी नहीं है। इफ अ बॉडी डज नॉट शो एनी टेंडेंसी टू रीगेन, एनी टेंडेंसी मतलब नॉट इवन अ स्लाइटेस्ट, okay, tendency to regain its original size and shape even after the removal of deforming force, okay, it is said to be a perfectly plastic body। उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली प्लास्टिक। दो एग्जांपल है, पुट्टी और पैराफिन वैक्स। दो एग्जांपल क्या है? पुट्टी और पैराफिन वैक्स। अब पुट्टी क्या होती है, पैराफिन वैक्स क्या होता है, वो मैं आपको पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। लिख लिया? ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। ये है आपका क्वार्ट्ज फाइबर, ये है आपकी पुट्टी, सॉरी, ये है आपकी पुट्टी, और ये है आपका पैराफिन वैक्स। तीन एग्जांपल क्लियर हो गया? पैराफिन वैक्स इससे है ना, वो आपका हाथ पे रखते हैं जिससे वो आपके हाथ को वो शेप आ जाए, वो सारी चीजें हैं वैक्स। पुट्टी, चूना, चूना तो नहीं बोल सकते, जो दीवार पे लगाते हैं वो, और ये क्वार्ट्ज फाइबर है। ठीक है, डन। ये टॉपिक शायद आपको कट है, बट फिर भी मैं करूंगा, बिकॉज ये अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस। अब होता क्या है, सुनना। The atoms in a solid are held together by interatomic force। मानते हो सब लोग? सब atoms एक दूसरे से interatomic force से जुड़े हुए हैं। The variation of potential energy and interatomic force F with interatomic separation R is shown in figure A and B respectively। ये है potential energy और ये उसका force with respect to what? Separation R। अब सुनना, when the interatomic separation R is large, the potential energy of the atom is negative। जब दोनों के बीच का डिफरेंस आर लार्ज होता है तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी, और उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या होंगे? अट्रैक्टिव होंगे। फॉर एग्जांपल, अभी हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्जेक्ट एक ऊपर है, अर्थ है, दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव। क्यों? बिकॉज अट्रैक्ट करेंगे, आया समझ में? तो अट्रैक्टिव हो एट सम पर्टिकुलर सेपरेशन R0, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा R0, ये देख पा रहे हो? R0 the potential energy becomes minimum
पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, सबसे कम मतलब देख रहे हो ये कम हो रही है, एंड द इंटरएटॉमिक फोर्स बिकम जीरो, तो वो जहां पे कम हो रही है वहां पे उसका फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, एंड दिस सेपरेशन R0 इज कॉल्ड द नॉर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेशन। ओके, मान लो राइट नाउ ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर एटम्स जो है सारे अपनी जगह पे फिक्स्ड है। अब देखो इन सब के बीच में मिनिमम सेपरेशन R0, मिनिमम सेपरेशन R0, मिनिमम सेपरेशन R0 ऐसे मान रहे, अब उसमें से मैं सिर्फ दो ले रहा हूँ, दो दो ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट, मिनिमम सेपरेशन R0, ठीक है। ओके, अब इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि अगर आपने उसको खींचा तो अपनी जगह पे आएगा, या कंप्रेस किया तो अपनी जगह पे आएगा। ये बात समझ में आई? इलास्टिक मतलब अपनी ओरिजिनल शेप को वो रीगेन करेगा। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को खींचा तो वो अंदर आने की ट्राई करेगा, किसी दो एटम्स को आपने कंप्रेस किया तो वो बाहर जाने की ट्राई करेगा। मतलब क्या है, तो इस फिगर के थ्रू समझाता हूं। देखो R0 इज द मिनिमम डिस्टेंस के भाई अभी दोनों जो हमारे एटम्स हैं वो क्या है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे, मतलब ना तो वो अट्रैक्ट होंगे ना तो वो रिपेल होंगे, सिंपल सी बात, खत्म हो। फोर्स इसलिए तो जीरो है। बट अगर मैं इनका डिस्टेंस ऐसे बढ़ा दे रहा हूं, इनका डिस्टेंस कितना किया, R विच इज ग्रेटर देन R0, तो इलास्टिक बिहेवियर क्या कहता है कि भाई ये अपने ओरिजिनल शेप पे आने की ट्राई करेगा, मतलब ये वाला और ये वाला ऑब्जेक्ट अंदर आने की ट्राई करेंगे, अंदर आने की ट्राई करेंगे मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए देखो ना इतने पोर्शन में R ग्रेटर देन R0 पे फोर्स क्या है, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स, समझ में। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। आपको पता है जब अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही होती, समझे बात। क्या करेंगे, वो अंदर आने की ट्राई करेंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया बेटा इतना, ओके। अब मान लो, अब मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो अब अगर मैं दोनों के बीच का डिस्टेंस कम कर रहा हूं, अब ये जो R है विच इज लेस देन R0, तो ये दोनों क्या करेंगे, बाहर जाने की ट्राई करेंगे, वापस अपने ओरिजिनल जगह पे आने की, मतलब वो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये देख लो ये रीजन R इज लेस देन R0, तो वहां पे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो वहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी शार्पली पॉजिटिव हो जा रही है क्या नहीं। यही इलास्टिक बिहेवियर का रीजन है कि भाई अगर आपने उसको कंप्रेस, धक्का दिया मतलब कंप्रेस किया तो बाहर आने की ट्राई करेगा, रिपेल करेगा, और अगर आपने उसको खींचा, टेंसाइल, टेंसाइल प्रेशर दिया, टेंसाइल आपने उसको फोर्स दिया तो वो अंदर जाने की ट्राई करेगा, मतलब अट्रैक्टिव होगा। बस इसी के कारण इलास्टिक बिहेवियर होता है। क्यों, बिकॉज वो अपनी ओरिजिनल जगह दैट इज R0 सेपरेशन पे रहने का ट्राई करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम सेपरेशन, ठीक है। ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है, बराबर, जो मैंने आपको समझा दिया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पॉज द वीडियो, लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, इफ अ बॉडी गेट्स डिफॉर्म्ड अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स लगाओगे बॉडी डिफॉर्मेशन होगी, then at each section of the body an internal force or reaction is set up which tends to restore the body into original state। अब मान लो कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने ऐसा स्ट्रेस दिया तो वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बट बॉडी वापिस अंदर से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है सच दैट के फाइनली वो वापिस इसी शेप में आ जाए। समझ रहे हो क्या होगा, एन इंटरनल फोर्स ऑफ रिएक्शन इज सेट अप विच टेंड्स टू रिस्टोर, मतलब बॉडी को वापस उसी पोजीशन पे रिस्टोर करने का ट्राई करेगा ओरिजिनल स्टेट में। ओरिजिनल स्टेट मतलब जो शेप है वही शेप पे। तो वो जो इंटरनल फोर्स ऑफ रिएक्शन है, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया जितना फोर्स लगा रहे हो, ओके, ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस। Now as the restoring force is equal and opposite to the external deforming force, जितना restoring force होता है आपको पता है ना बेटा, हमने खींचा तो मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा तभी तो वो अंदर आएगा। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए यहाँ पे इंटरनल फोर्स की जगह पे अप्लाइड फोर्स लिखा है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है बेटा, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस।
मतलब फोर्स अपॉन एरिया। प्लीज ये डेफिनेशन याद रखना, एग्जाम में आ सकती है। अब ये आपको किसके जैसा दिख रहा है? प्रेशर जैसा भी लग रहा है, ये तो सेम टू सेम प्रेशर का भी यही फॉर्मूला है, ठीक है। क्या होगा उसका ऐसा यूनिट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला था m l का पावर -1 t का पावर -2। डन? पक्का? ओके। सो तीन टाइप का स्ट्रेस होता है। पहला होता है टेंसाइल स्ट्रेस। इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बॉडी व्हेन द लेंथ ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। सर समझ में नहीं आया, समझाता हूं। मान लो ये आपके पास एक बॉडी है, अगर आप उसको ऐसे खींच रहे हो तो उसकी क्या चेंज हो रही है? लेंथ चेंज हो रही है। ओके, लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीज। अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो लेंथ ऑफ द बॉडी कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज होगी? इस डायरेक्शन में, मतलब जहां पे फोर्स लग रहा है वहां पे इंक्रीज होगी। तो इसी स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। whereas compressional stress क्या होगा? It is the restoring force set up per unit cross section area of body when the length decreases। मतलब अगर आप धक्का मारोगे तो लेंथ इतनी है तो लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेशनल स्ट्रेस। तीसरा है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस मतलब हाइड्रो मतलब पानी, पानी में स्ट्रेस मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डालोगे तो उसको ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द, जहां पे वो कांटेक्ट में, वहां पे स्ट्रेस लगेगा। इफ द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल द साइड, हर एक साइड से आप स्ट्रेस करो, देन द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ओके, और लास्ट टेंजेंशियल स्ट्रेस। when a deforming force acts tangentially to the surface। tangentially to the surface मतलब क्या? मतलब ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का अपर पोर्शन, मतलब मान लो ये ऑब्जेक्ट का अपर पोर्शन है और आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब टेंजेंशियली। टेंजेंशियल मतलब क्या? ये पॉइंट, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा? ऐसा टेढ़ा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, ओरिजिनल के कंपैरिजन में। इट प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। देखो ओरिजिनल ऐसा था, ऐसा हो गया। ओरिजिनल कैसा? ये प्रोड्यूस चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। ओरिजिनल स्ट्रेट था, अब वो थोड़ा टिल्ट हो गया। द टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू द टेंजेंशियल स्ट्रेस। मतलब सब में फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, बट डायरेक्शन फोर्स का अलग है। टेंशियल स्ट्रेस में उसी डायरेक्शन में, कंप्रेशन में उल्टे डायरेक्शन में। हाइड्रोस्टैटिक मतलब हर एक डायरेक्शन से, टेंजेंशियल मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन, उसको शियरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। चारों की डेफिनेशन लिख लो, फॉर्मूला सबका सेम रहेगा, फिर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। ओके, ये देखो ये टेंसाइल स्ट्रेस है, मतलब अगर आप बाहर की डायरेक्शन में खींचोगे। कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब देखो इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। ओके, ये है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, मतलब हर एक डायरेक्शन में देखो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। तो ओरिजिनल ये डॉटेड लाइन है, वो क्या था? ओरिजिनल शेप, और ये अंदर मतलब फाइनल शेप। ओके, इनिशियल और ये फाइनल, ठीक है। और जो फाइनली जो मुझे समझाना है वो है टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब बेसिकली टेंजेंशियल स्ट्रेस होता क्या है? ये देखो ओरिजिनल स्टेट है, जैसे ही आपने उसको टेंजेंशियली फोर्स दिया, मतलब पैरेलल फोर्स दिया, तो उसका शेप चेंज हुआ। जो ओरिजिनल शेप था उसके कंपैरिजन में शेप चेंज हुआ। कितना शेप चेंज हुआ? x डिस्टेंस उसने मूव किया, मतलब उसका शेप आप देखोगे टिल्ट हो गया। तो ये जो किसके कारण हुआ? टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई कारण के कारण हुआ। तो दिस इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। आ गया समझ में? पक्का? श्योर? आगे बढ़े? कितना मिनट हुआ? अभी तो 18 मिनट हुआ। ये लेक्चर आज का छोटा होगा। ओके, अब दूसरा और फाइनली आज का लास्ट टॉपिक है स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब वो जो पैर में दुखता है वो नहीं। When a deforming force acts on a body, the body undergoes a change in its shape and size। ये तो आप मानते हो। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया तो वो फोर्स, वो क्या होगा? वो बॉडी क्या हो जाएगा? वो बॉडी का क्या हो जाएगा? शेप और साइज चेंज होगा। आगे ना, बराबर? कि भाई अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका बॉडी का शेप और साइज चेंज होगा। अब द रेशियो ऑफ द चेंज इन एनी डायमेंशन, एनी डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, या सब कुछ, प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड, मतलब कितना चेंज हुआ ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में, वो कितना चेंज हुआ, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेन। देखो ये स्ट्रेन का फॉर्मूला है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब मान लो लेंथ चेंज होगी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ,
वॉल्यूम चेंज हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, एरिया चेंज हुआ तो चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। अब ये देखो चेंज इन डायमेंशन, लेंथ चेंज हुई अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ बाय लेंथ, तो इसका डायमेंशन तो होगा नहीं, एज द स्ट्रेन इज अ रेशियो ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज इट हैज नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन। ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये रेशियो है, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन प्रोड्यूस इन द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है बेटा, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब तीन टाइप के स्ट्रेन होता है। सबसे पहला है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव आएगा, इंक्रीज होगा पॉजिटिव आएगा। व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो मान लो जैसे मैंने, देखो डायग्राम देख रहे हो, मैंने फोर्स खींचा तो उसका ओरिजिनल लेंथ क्या था L, अब क्या हो गया L प्लस डेल एल, तो उसमें चेंज कितना आया, डेल एल चेंज आया ना, दिस डेल एल इज नोन एज द चेंज। ठीक है, तो डेल एल बाय एल इज नोन एज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर, क्लियर। वैसे ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होगा, सेम टू सेम। अब देखो इसको खींचा तो उसका वॉल्यूम में शायद चेंज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के कारण अगर बॉडी डिफॉर्म होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट शियर स्ट्रेन, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा थ्रू विच अ फेस ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स। देखो ओरिजिनल फेस ऐसा था, अगर आपने उसको टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया तो ये शेप चेंज हो जाएगा, ये डॉटेड मतलब वो फाइनल पोजीशन है, तो वो कितना चेंज हुआ, थीटा चेंज हुआ, बराबर है, थीटा चेंज हुआ, गेट्स टर्न्ड ऑन अप्लाइंग अ टेंजेंशियल फोर्स, तो वो उसको शियर स्ट्रेन बोलते हैं, थीटा दैट इज टेन थीटा, टेन थीटा। अब क्यों टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया इसलिए टेन थीटा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, कितना डिस्टेंस हुआ, डेल एक्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, दो पैरेलल प्लेन्स, क्यूब सिंस ये क्यूब है तो ये सबका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा h, बराबर है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। रिलेटिव मतलब अब फाइनली कितना हो गया, डेल एक्स, और इनिशियली दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कितना था, h, तो इसमें हम टेन थीटा को ये भी लिख सकते हैं डेल एक्स बाय एच। तो थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स बाय, थीटा क्यों, बिकॉज ये वैल्यू काफी छोटी होगी, बहुत स्मॉल वैल्यू होगी, इसलिए दैट इज द रीजन, वरना नहीं बोल सकते थे। ठीक है, क्लियर हो गया। सो शियर स्ट्रेन क्या होता है, अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तो उसके कारण ये शेप चेंज होगा, जितना वो शेप चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू एच, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे शियरिंग स्ट्रेन। ओके, इसके रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके और भी क्वेश्चंस करेंगे। सिंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रही है सीबीएसई वालों के, इसलिए मैं देखो वीडियो छोटी साइज का बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ सको, फिर मत बोलना सर हमारा रह गया। और मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि फिर एक बार वीडियो मिस हो गया तो मैं वापस सेंड नहीं करूंगा। मुझे पता है स्कूल में आपको कुछ पढ़ाया नहीं जाता, फिर भी उसके लिए आप इतना पागल हो रहे हो, वो आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता उस चीज पे, बट आपको वीडियो देखना कंपलसरी है। नो डाउट आपके एग्जाम है, मैं जानता हूँ, बट वीडियोस देखने कंपलसरी है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस ही बनाऊंगा, इवन मैथ्स का भी वीडियोस अब छोटे ही हो। क्लियर हो गया, तो स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।